हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद युक्की। दोस्तों, आपको पता होगा ये मेरा यूपीपीसीएस 2020 को टारगेट करके क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। तो इस हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद युक्की। दोस्तों, आपको पता होगा ये हमारा यूपीपीसीएस 2020 को टारगेट करके क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस क्रैश कोर्स के वीडियो की सीरीज में ये हमारा 9वां वीडियो है। ये हमारा पॉलिटी पर होगा। किस पर होगा वीडियो? पॉलिटी पर। पॉलिटी की शुरुआत मेरी हो रही है। पॉलिटी की वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो उसमें पॉलिटी में ये मेरा पहला वीडियो और मेरी वीडियो की सीरीज में, इस क्रैश कोर्स की सीरीज में ये मेरा 9वां वीडियो है। तो लेक्चर 9 है मेरा, पॉलिटी पर है। इसमें हम क्या देखेंगे ये देख लेते हैं पहले। संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। दोस्तों, किसी भी संविधान का निर्माण ऐसा हो सकता है कि 100 के जगह आँखों को मलते हुए पहुँचे और फिर हम संविधान लिख डालें, या कहीं से पढ़ के किसी दूसरे संविधान से पढ़ के आए संविधान लिख डालें। वो संविधान कभी भी किसी देश में संविधान चल सकता है, कभी नहीं चल सकता दोस्तों। तो संविधान का निर्माण जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, मतलब उस देश की जनता करती है, उस देश का समाज करता है, उस देश के समाज का स्ट्रक्चर करता है। समाज का स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पर संविधान का विकास होता है। तो संविधान का विकास कोई अचानक नहीं होता है। एक लंबे समय से एक परंपरा चली आती है जो संविधान के विकास में निर्माण करती है। सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज हमारे संविधान के विकास के निर्माण में हेल्प करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि बस हम आयरलैंड गए, आयरलैंड से उठा ले आए नीति निर्देशक तत्व, गए मौलिक अधिकार उठा ले आए यूएसए से, गए संसदीय व्यवस्था उठा ले आए यूके से। ऐसा कुछ नहीं है। तो संविधान का विकास हमारी आवश्यकताएं करती हैं, हमारे समाज की आवश्यकताएं करती हैं। संविधान का विकास कोई तत्कालिक कार्य नहीं होता। तो संवैधानिक विकास के जो हम सेगमेंट देखेंगे संवैधानिक विकास का, ये 2 पार्ट में करके देखेंगे। जो पहला पार्ट होगा ये कंपनी शासन के अंतर्गत। कंपनी शासन के अंतर्गत। कंपनी शासन के अंतर्गत का मतलब इसमें हम देखेंगे 1773 से लेकर 1858 तक का। मतलब इसमें अंतिम जो होगा वो 1853 का एक्ट होगा इसमें। और इधर देख लेंगे ताज का शासन। ताज के शासन के अंतर्गत देखेंगे, यहाँ देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक का। तो 2 पार्टों में करके देखेंगे, एक कंपनी के शासन के अंतर्गत, एक ताज के शासन के अंतर्गत। दोनों में काफ़ी कुछ अंतर है, तो इसे हम देखेंगे। दोस्तों, संविधान का विकास जैसा कि मैंने कहा एक सामाजिक पूरी परंपरा होती है। तो आप देख सकते हैं, आपके इतिहास में जाएंगे, जब पीछे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे अर्थशास्त्र आपको मिलेगा। अर्थशास्त्र की पुस्तक लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व की है। उसके बाद आगे आएंगे, आपको अशोक के अभिलेख मिलेंगे जो 3री सदी ईसा पूर्व की है। आगे आओगे स्मृति ग्रंथ मिलेंगे लगभग 4वीं से 5वीं सदी के। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है मनुस्मृति आपको मिलेगा। मनुस्मृति, ये सभी विधि ग्रंथ हैं दोस्तों। आगे आओगे आप प्रशस्ति लेखों का वर्णन मिलेगा, मतलब प्रशस्ति लेखों का एक परंपरा चलती है। आपको सबसे प्रसिद्ध जो प्रशस्ति लेख मिलेगा इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख, प्रशस्ति
लेख जो हरिशेर द्वारा लिखा गया होता है किसका है, समुद्रगुप्त का है। आगे चलोगे बहुत सारे राज्यों मतलब राजाओं के राजा देश, ये सब हमारे संविधान के निर्माण में योगदान करते हैं दोस्तों। संविधान का निर्माण कोई अचानक बस सो की जगह आँख को मलते हुए पहुँचे और संविधान लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम देखते हैं अब संविधान के विकास का, आप कैसे इसे देखेंगे कि मतलब संविधान का विकास समाज का होता है। आप देखेंगे अस्पृश्यता का जो कानून है, मतलब अस्पृश्यता की जो संविधान में डालने की बात हुई, ये हमारे संविधान में क्यों है? हमारे संविधान की लगभग यूनिक चीज़ है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता हमारे संविधान में यूनिक क्यों है? आर्टिकल 17 है, कहाँ है? आर्टिकल 17 में मूल अधिकार है। क्योंकि ये अस्पृश्यता हमारे यहाँ ही बहुत ज़्यादा विद्यमान थी और पश्चिमी देशों में यह अस्पृश्यता उतना ज़्यादा विद्यमान नहीं थी, इसलिए अस्पृश्यता की ज़रूरत हमारे संविधान को पड़ी, हमारे समाज को पड़ी, ना कि पश्चिमी देशों के संविधान को। ये प्रूफ देता है, ये एक उदाहरण है जो बताता है कि मतलब समाज ही हमारे संविधान का निर्माण करता है। आप देखोगे संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, इसके उदाहरण के थ्रू भी आप समझ सकते हो। संघात्मक व्यवस्था जहाँ बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण समाज होगा वहाँ उसके लिए संघात्मक व्यवस्था बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, उसके लिए संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था छोटा क्षेत्र हो, संविधान समाज लगभग एक जैसा हो, संविधान में विविधताएं बहुत ज़्यादा ना हो। विविधताएं कई रूप में हो सकती हैं, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल हो सकती हैं, तो इकोनॉमिकल विविधताएं हो सकती हैं। तो ये सब जो विविधताएं, अगर विविधताएं कम है तो एकात्मक व्यवस्था सबसे ज़्यादा सही होगा, और विविधताएं बहुत अधिक हैं तो संघात्मक व्यवस्था। इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि समाज ही हमारे संविधान का निर्माण करता है, ना कि संविधान का निर्माण कहीं से, जैसे मतलब बहुत लोग कहते हैं कि हमारा संविधान बारो किया गया, तो ये प्रूफ करता है हमारा संविधान केवल बारो नहीं किया गया। कोई भी संविधान केवल बारो करके बनाया जा ही नहीं सकता, संविधान चल ही नहीं सकता। तो संविधान को चलने के लिए समाज की, जनता की जो स्वीकृति होनी चाहिए वो जरूरी होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पर, हम देखते हैं अपने संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है संवैधानिक विकास की, देखते हैं। कंपनी के अंतर्गत पहले देखेंगे, कंपनी शासन के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत, कंपनी शासन के अंतर्गत देखते हैं। थोड़ा पृष्ठभूमि बना लेते हैं, अपनी भूमिका बना लेते हैं। तो आप जानते होंगे 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है अस्तित्व में आती है, अस्तित्व में आती है 1600 के आसपास। चार्टर द्वारा महारानी जो वहाँ की होती हैं, वो चार्टर द्वारा इनको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्रदान करती हैं। तो आगे 1600 में अस्तित्व में आती है। आप देखोगे लगभग वांडीवास का ये युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। यहाँ जो बची कुची एकमात्र विदेशी शक्ति बची होती है इंडिया में, उसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर देती है। किसको करता है? फ्रांस को। फ्रांस जो बची खुची शक्ति होती है उसको भी वांडीवास के युद्ध में समाप्त कर देती है। आगे आपको 1757 का प्लासी का युद्ध देख सकते हो। प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, इससे क्या होता है, अब भारत में एकमात्र शक्ति बचती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है।
इलाहाबाद की संधि। इससे क्या प्राप्त होता है उन्हें? राजस्व का अधिकार। राजस्व का अधिकार कहाँ प्राप्त होता है? बंगाल में। जैसा कि उस समय बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों क्षेत्र आते थे, तो बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। आगे देखते हैं। अब जब किसी को राजस्व वसूलने की शक्ति प्रदान हो जाएगी तो वहाँ से उसे उसको वसूलने के लिए, उसको नियमित करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से शुरुआत होती है संवैधानिक विकास का। जो आधुनिक संवैधानिक विकास का निर्माण, वैसा संवैधानिक विकास का निर्माण तो एंशिएंट पीरियड से चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, आधुनिक संविधान के विकास का निर्माण यहाँ से शुरू होता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला, इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ और देख लेते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि और 1773 के बीच में कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी तो वेतन, मतलब उनका जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो कंपनी की आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे फॉल डाउन करती जा रही थी। कंपनी की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे फॉल डाउन करती जा रही थी, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बढ़ती जा रही थी। कंपनी को ज़रूरत पड़ी आर्थिक सहायता की, वो ब्रिटिश संसद से मांगी, ब्रिटिश सरकार से मांगी, तो ब्रिटिश सरकार उसको सहायता देने के लिए तो राजी हो गई, लेकिन सहायता देने के साथ साथ उसे रेगुलेट करने लगी, अब नियंत्रित करने लगी। उस नियंत्रण का जो पहला कदम होता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। रेगुलेटिंग अधिनियम होता है 1773 का। ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट होता है। क्या होता है? पहला रेगुलेटिंग एक्ट होता है। इसके तहत कंपनी के जो प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। इस एक्ट के थ्रू कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। और क्या होता है? भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत होती है। और क्या होता है? इसका जो पहला प्रमुख चीज़ होता है, जो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है कि बंगाल का जो गवर्नर होता है, बंगाल का गवर्नर पद जो होता है, अब क्या हो जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो पहला गवर्नर जनरल बनता है, कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है और बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर भी होता है और पहला गवर्नर जनरल, ध्यान देना। इसका क्या मतलब होता है? ये पद का नाम बदलने से कोई फायदा बताते हैं। इसका होता है, ये अब जो बम्बई का गवर्नर होता है, बम्बई और मद्रास का गवर्नर जो होता है, इसके अधीन हो जाता है। इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाता है। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है वो इनको सुपरवाइज करने लगता है, बम्बई और मद्रास के गवर्नर को। आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का इसी एक्ट में होता है। 4 सदस्यीय परिषद का गठन होता है। 4 सदस्यीय परिषद का गठन इसकी सहायता के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। इस 4 सदस्यीय परिषद में वैसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया जा रहा है आपको। वैसे कभी कभी आ भी सकता है, लेकिन चांस बहुत कम रहता है, इसलिए ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लो कौन कौन थे।
जो 4 सदस्यीय परिषद में गठन मतलब उनकी नियुक्ति हुई थी वो थे मॉनसन फ्रांसिस क्लेवरिंग और वारवेल ये उसमें नियुक्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें और क्या क्या था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? कलकत्ता में उच्च न्यायालय, क्या उच्चतम न्यायालय, मतलब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत जो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है वो 1774 ईस्वी में होती है। इसी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय का उसमें प्रावधान होता है कलकत्ता में, जिसकी स्थापना क्या होती है 1774 में होती है। 1774 में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 4 नहीं 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और ब्रिटिश सरकार जो है इस कानून के तहत इस तरह ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये जो आपने पढ़ा इससे क्या पता चलता है कि इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी होती है कंपनी की, गवर्निंग बॉडी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तहत कंपनी पर किसका? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो जाता है। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और उपहार, जो भारतीयों वगैरह से उपहार लेते थे, इस पर रोक लग जाता है। इससे ये बैन हो जाता है। रिश्वत पर बैन लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 1773 के एक्ट में एक संशोधन होता है 1781 में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है 1781 में। इसी में 1773 के एक्ट का संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें ध्यान देना है जिस एक्ट के बारे में वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब का है? 1784 में आया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके मेन कार्यों को देख लेते हैं। ये पिट्स जो नाम पड़ा ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। पिट्स उन्हीं के नाम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम पड़ा। इस एक्ट का उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पिट्स, विलियम पिट्स थे। आगे देखते हैं। इस एक्ट के प्रमुख बातें को देख लेते हैं क्या क्या है। कंपनी के कार्यों का बंटवारा होता है। कंपनी के कार्यों का बंटवारा हो जाता है। राजनैतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य। जो राजनैतिक कार्य होता है दोस्तों, ये एक नियंत्रण बोर्ड का गठन होता है। इसी में एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है जो राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है। और जो वाणिज्यिक कार्य होते हैं इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वही प्रमुख होते हैं। वाणिज्यिक कार्यों को अधीक्षण जो होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, नियंत्रण बोर्ड होता है, ये सभी गतिविधियों का नियंत्रण एवं अधीक्षण करता है। इस तरह से मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का जो शिकंजा है वो कंपनी पर कसता जा रहा है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम में पहली बार जो भारत के अधीन क्षेत्र, मतलब भारत में ब्रिटिश अधीन क्षेत्र थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, EIC के अधीन क्षेत्र जो थे, इसके लिए इस अधिनियम में क्या नाम दिया गया? कंपनी ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, ये भी प्रमुख है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो मतलब इस अधिनियम में पहली बार जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनके लिए क्या नाम प्रयोग किया गया? ब्रिटिश आधिपत्य का, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। इससे सबसे क्या पता चल रहा है, इस एक्ट ने ये एक्ट जो प्रमुख कार्य किया वो क्या किया? कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। कंपनी के जो कार्य हैं ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी समय एक बीच की घटना देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अमेरिका में होता है। अमेरिका में सेनापति होता है, ब्रिटिश सेनापति, जो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में हार जाता है। तो हार जाता है, उसकी कमियों को देखता है, मतलब क्या कमियां थी, किस लिए हार गया, और इसको भारत में अपॉइंट करने की बातें सोचते हैं। तो जब इसे भारत में अपॉइंट करने की बातें सोचने लगते हैं तो ये भारत में उस जो कमियां थी वहाँ पे उस कमियों को पहले से दूर करने के लिए कहता कि अगर दूर किया जाएगा तो ही मैं अपॉइंट होने के लिए राजी होऊंगा, नहीं तो मैं राजी नहीं होने वाला, मैं अपॉइंट वहाँ नहीं होने वाला इंडिया में। तो इसी को संतुष्ट करने के लिए एक अधिनियम ले आया जाता है, जो इसी के लिए खासकर इसी के लिए ले आया जाता है। वो अधिनियम क्या होता है? 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम जो होता है ये बस खास कुछ नहीं होता है, ये गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए होता है। गवर्नर जनरल कुछ ऐसी स्थितियों में, कुछ विशेष स्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी जो परिषद होती है 4 सदस्यीय परिषद की बातों को नकारने का शक्ति दिया जाता है। विशिष्ट स्थितियों में वो परिषद के निर्णयों को नकार सकता है, इनकार कर सकता है, परिषद के निर्णयों को मानने से इनकार कर सकता है। और इसी अधिनियम के तहत 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया जाता है। प्रधान सेनापति, गवर्नर जनरल क्या बन जाता है? प्रधान सेनापति बन जाता है। आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ये क्या होता है? इस समय ये किस लिए ले आया जाता है? मेनली ये कंपनी का जो अधिकार होता है वो कम हो, अधिकार खत्म होने वाला होता है। जो उसे अधिकार दिया जाता है 20 वर्षों के लिए, बार बार बढ़ाया जाता है 15 वर्षों 20 वर्षों के लिए, वो इस समय खत्म होने वाला होता है। तो ये मेनली आता है उसके अधिकार को, कंपनी के जो अधिकार होते हैं व्यापारिक अधिकार, उसे बढ़ाने के लिए आता है। नेक्स्ट 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है 20 वर्षों के लिए। बस इतना ही था इस चार्टर में। आगे बढ़ते हैं। जो हमें ध्यान देने वाला बात है वो मेन है 1813 का चार्टर एक्ट। ये ध्यान देने वाली बात है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इसकी विशिष्ट बातों को। जो व्यापार, कंपनी का व्यापारी सबसे प्रमुख जो कार्य होता है, इसका कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त करता है। व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर देता है।
व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का मेन कारण जो होता है वहाँ की जो मतलब ब्रिटिश जनसंख्या होती है उसकी मांग के आधार पर होता है। ब्रिटिश नागरिकों की मांग होती है कि मतलब हमें भी वहाँ व्यापार करने दिया जाए, तो इसलिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है ताकि वहाँ से और लोग आके यहाँ व्यापार कर सकें। लेकिन इसमें चीन के साथ और चाय के व्यापार पर, चीनी नहीं चाय के व्यापार पर, चाय के व्यापार पर एक अधिकार कायम रहता है। कंपनी का जो एक अधिकार होता है वो बना रहता है। मतलब ये जो व्यापारिक अधिकार समाप्त किया जाता है ये पूरे पूर्वी देशों के लिए समाप्त किया जाता है, ना कि केवल भारत के लिए। पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, सिवाय चीन के पूरे पूर्वी देशों के लिए। और चाय के व्यापार पर इसका एक अधिकार जो है बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख जो बात होती है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख चीज़ होता है वो शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात होती है। इतिहास में आप पढ़ोगे, हालांकि ये खर्च नहीं किया जाता है। लगभग मैकाले का जब शिक्षा पर उसकी मतलब बैठक होती है, मैकाले जब अपना रिपोर्ट देता है तो जाके कुछ शिक्षा पर खर्च होता है, उसके पहले शिक्षा पर कुछ नहीं खर्च होता। तो ये केवल कागजी रह जाता है। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च होने की बात होती है इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा मेनली देखने वाला एक्ट है वो अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में आप देखोगे 1805 तक, 5 के आसपास तक आपको मैसूर मराठा लगभग समाप्त हो जाते हैं। 1805 के आसपास मैसूर मराठा जो शक्ति बची होती है भारत में, भारतीय शक्ति, वो भी लगभग समाप्त हो जाती है। मतलब ब्रिटिश सरकार अपने पूर्ण मतलब ब्रिटिश कंपनी, सरकार नहीं बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूर्ण शक्ति को प्राप्त करती है, अपने चरम शक्ति को प्राप्त करती है। हालांकि इसकी और भी चरम शक्ति आगे जाकर 57 के युद्ध में प्राप्त होती है। 57 के युद्ध के पहले जब सिखों को भी मतलब पंजाब का भी अधिग्रहण कर लेती है, सिखों को भी परास्त कर देती है, अवध का विलय कर लेती है, तो इन सबके साथ अपने चरम पर पहुँचती है। लेकिन यहाँ वो एकमात्र शक्ति बचती है, मतलब उसको प्रतिरोध करने वाला एक भी शक्ति नहीं बचती। देखते हैं आगे 33 के चार्टर एक्ट में क्या क्या था। अब यहाँ जब एकमात्र शक्ति हो जाती है तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल है बंगाल का, पहले बंगाल का, ये शब्द को हटाकर ये हो जाता है भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और जो विलियम बेंटिक साहब होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के अंतिम, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी उल्टा बोल दिया, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या था। इसमें जो विधायिका शक्ति थी उसको, संपूर्ण विधायिका शक्ति भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में निहित, भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में निहित हो गई। संपूर्ण जो विधायिका शक्ति थी, इसका क्या मतलब है? संपूर्ण विधायिका शक्ति गवर्नर जनरल और परिषद में निहित का मतलब है बंगाल से, सॉरी बंगाल नहीं, बम्बई एवं मद्रास से, मद्रास की जो विधायी शक्ति होती है, विधायी शक्ति छीन ली जाती है। अब उन्हें केवल प्रशासनिक उत्तरदायित्व होता है, वहाँ के गवर्नरों को विधायी शक्ति उनसे छीन ली जाती है। और यहाँ से
कंपनी जो व्यापारिक निकाय होती, पहले व्यापारिक निकाय होती है कंपनी, वो विशुद्ध प्रशासनिक निकाय में बदल जाती है। विशुद्ध प्रशासनिक निकाय, प्रशासनिक निकाय विशुद्ध प्रशासनिक निकाय में बदल जाती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो बची खुची व्यापारिक, इसका मतलब अधिकार था, व्यापारिक कार्य थे, वो भी यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। इसके व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त। जो चीनी एवं चाय के साथ व्यापारिक अधिकार थे वो भी समाप्त। चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं यहाँ से। आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य को शामिल किया जाता है, जो क्या होता है, कानूनी सदस्य। उसी में एक नया 3 सदस्यों की परिषद होती है, उसमें एक नया सदस्य, चौथा सदस्य शामिल किया जाता है। क्या होता है, कानूनी विधि सदस्य। और पहला कानूनी सदस्य कौन बनता है, लॉर्ड मैकाले। मतलब 4 सदस्य पहले भी होते हैं, उसमें से एक को क्या बना दिया जाता है, कानूनी सदस्य बनाया जाता है, चौथे सदस्य को, जिसे मतलब लॉर्ड मैकाले कानूनी सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन में आ सकता है, आया भी है, तो ध्यान देना दोस्तों। आगे देखते हैं। सरकारी सेवाओं में धर्म, जन्म स्थान और वंश के आधार पर विभेद जो है प्रतिषेध हो जाता है। विभेद का प्रतिषेध मतलब अब धर्म, जन्म स्थान या वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। भारतीय भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगता है मुझे, वो क्या था, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों के लिए सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ, प्रतियोगिता का प्रारंभ होता है। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह समाप्त कर दिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो आता है, जो हमें ध्यान देने वाला चार्टर एक्ट है, वो क्या है, 1853 का चार्टर एक्ट। यह अंतिम चार्टर एक्ट होता है, अंतिम चार्टर एक्ट होता है। इसमें आप देखोगे यहाँ तक 1853 तक, 1853 में इस समय कौन वायसराय होता, सॉरी वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल होता है। कौन होता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है, डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से लेकर 56 तक होता है। तो इस समय लॉर्ड डलहौजी होता है। इसके समय में ये आता है और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कंपनी शासन के अधीन, मतलब ये अंतिम कंपनी शासन के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अंतिम अधिनियम होता है। अंतिम अधिनियम, क्योंकि इसके बाद खुद ब्रिटिश सरकार का ही शासन हो जाता है, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है 1858 के एक्ट के द्वारा। आगे हम देखेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें थी। पहली जो प्रमुख बातें थी, कंपनी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग हो जाते हैं। विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए जाते हैं, उनका बंटवारा कर दिया जाता है। और 6 नए पार्षदों की नियुक्ति, इनके परिषदों में जो विधायी परिषद होती है उसमें 6 नए पार्षदों की नियुक्ति होती है।
मतलब उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, 6 नए सदस्य जोड़ दिए जाते हैं। ये जो नए सदस्य होते हैं इन्हें विधान पार्षद भी कहा जाता है, विधान पार्षद, विधान पार्षद कहा जाता है। और ये इसे नया नाम भी दिया जाता है केंद्रीय विधान परिषद, विधान परिषद क्या नाम दिया जाता है? केंद्रीय विधान परिषद। आगे देखते हैं, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ है, मतलब सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, भर्ती एवं चयन के लिए किसके समय में होगा, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए ध्यान देना डलहौजी के समय में हुआ। इसके लिए इस पर एक रिपोर्ट मतलब बाकायदा रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन होता है। उस समिति का क्या नाम होता है? मैकाले समिति, मैकाले समिति। मैकाले समिति एक समिति का गठन होता है जिसका नाम क्या होता है? मैकाले समिति। आगे बढ़ते हैं, इसका गठन 1854 में होता है। कब होता है? 1854 में। आगे देखते हैं, प्रथम बार इस एक्ट के तहत पहली बार जो है परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व किया जाता है, स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। जो 6 नए सदस्य को जोड़ा जाता है उसमें से 4 सदस्य स्थानीय होते हैं। चार सदस्य स्थानीय होते हैं। 4 में से जो 4 सदस्यों का चुनाव होता है इनका बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा, ये बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों द्वारा या इनकी सरकारों द्वारा, यूँ कहें सरकारों द्वारा या गवर्नर द्वारा इनका नियुक्ति होती थी, इनका मनोनयन होता था 4 सदस्यों का। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपको पता होगा 1857 का युद्ध होता है। 1857 का प्रथम विद्रोह होता है। विद्रोह वीर सावरकर द्वारा इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला गया है। तो प्रथम युद्ध होता है। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि मतलब कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए, एक नई व्यवस्था ले आया जाए। तो इसके लिए नई व्यवस्था आता है और नया जो हमारा दूसरा देखने का सेगमेंट का दूसरा हमारा पार्ट था ताज के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, उसे अब यहाँ से देखेंगे। ताज के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ये 1858 से लेकर 1947 तक देखेंगे। तो इसके तहत जो पहला अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या बातें होती हैं। सबसे जो पहला काम होता है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। कंपनी का शासन समाप्त हो गए, शासन अब सीधे किसके हाथ में आ जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथ में। ब्रिटिश ताज के हाथ में वो आ जाता है और ब्रिटिश ताज को ही भारत का सम्राट कहा जाता है। यहीं इसको एक नई उपाधि दी जाती है, भारत का सम्राट। और इसके तहत अब इससे क्या क्या मतलब बदलाव होंगे, इसी से रिलेटेड सीधा सोच सकते हो आप। सीधा सोचो, जब ब्रिटिश ताज आएगा और उसका मतलब हट जाएगा तो गवर्नर जनरल जो पद था
वो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि काम करने लगेगा, मतलब ब्रिटिश सरकार सीधा तो आगे शासन कर नहीं सकती, अपना कोई प्रतिनिधि रखेगी, तो उसी के लिए नया नाम होता है वायसरॉय। इसे अलग अलग पढ़ लो, वायसरॉय। वॉइस का मतलब आप जानते होंगे आवाज़ होती है, रॉय का मतलब होता है राजा, राजा की आवाज़, मतलब राजा का प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि आके यहाँ शासन करेगा। तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता है उस पद का नाम बदल कर क्या हो जाता है, भारत का वायसराय। और जो पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऐसा भी पूछा गया है कि 1857 के युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल होता है, तो लॉर्ड कैनिंग होता है, मतलब ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है और भारत का प्रथम वायसराय होता है, कौन, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड और जो निदेशक मंडल होता है उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। तो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल ये दोनों के दोनों समाप्त कर दिए जाते हैं। ये दोनों को जब समाप्त कर दिया जाता है तो एक नया पद का गठन होता है, क्या होता है, भारत मंत्री। भारत मंत्री यूँ कहें भारत सचिव, या यूँ कहें भारत का राज्य सचिव, राज्य सचिव। इस नए पद का गठन होता है। यह पद जो होता है कैबिनेट का सदस्य होता है, मतलब यह व्यक्ति जो होता है कैबिनेट का सदस्य होता है। कैबिनेट का सदस्य होने का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश जो विधायिका होती है, ब्रिटिश विधायिका का मतलब ब्रिटिश संसद का ये उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका कार्य क्या कर रहा है, भारत पर इसको शक्ति दी जाती है संपूर्ण नियंत्रण की। भारत के जो प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं सभी कार्यों का जो संपूर्ण नियंत्रण होता है, संपूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण इसी के अंतर्गत आ जाता है। नियंत्रण का भारत में उत्तरदायी हो रहा है ब्रिटिश संसद के प्रति। तो ये सबसे घिनौनी व्यवस्था होती है, सबसे बुरी चीज़ होती है इस अधिनियम की, भारतीयों के परिप्रेक्ष्य से सबसे घिनौनी चीज़ होती है। और यह इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन होता है। सदस्यीय परिषद का गठन होता है। इसे सलाहकार समिति भी कहा जाता है, सलाहकार समिति, सलाहकार समिति कहा जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इस समिति का अध्यक्ष भी भारत सचिव ही होता है। कौन होता है, भारत सचिव या भारत मंत्री। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है परिषद, लगातार 3 परिषद अधिनियम आते हैं, 1861 का, 1892 का और 1909 का परिषद अधिनियम। तो देखते हैं पहले 1861 का परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 का, यह पहला काउंसिल एक्ट होता है, पहला इंडिया काउंसिल एक्ट होता है। और इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत होती है, भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत होती है कानून बनाने की प्रक्रिया में। और इसी के थ्रू 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो उस समय वायसराय होता है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्या होता है, बनारस के राजा पटियाला के राजा और
सर दिनकर राव को विधायिका के लिए मतलब विधायी परिषद में मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, भारतीयों को शामिल किया जाता है कानून बनाने की प्रक्रिया में। कौन कौन शामिल होता है? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बम्बई और मद्रास की जो शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ, वो पुनः वापस कर दी जाती हैं। बम्बई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ पुनः वापस, शक्तियाँ पुनः वापस। इसको इनसे विधायी शक्तियाँ छीनने की शुरुआत कब होती है? 1773 में। 1773 के एक्ट से इनसे विधायी शक्तियाँ छीनने की प्रयास होती है और 1833 के एक्ट में अपने चरम पर पहुँचती है। मतलब उनसे पूरी तरह से विधायी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं। वो उसकी अब उल्टी प्रक्रिया, उल्टी धारा बहनी शुरू होती है। यहाँ से फिर से विधायी शक्तियों को देना, मतलब विधायी शक्तियों को बंटवारा, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं। 1862 में बंगाल में और 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और 1897 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन होता है। विधान परिषदों का मतलब एक तरह से विकेंद्रीकरण, विधायी प्रक्रिया, विधायी विकेंद्रीकरण जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत 1861 के परिषद अधिनियम जो था, उसके तहत जो और मेन कार्य होता है, आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश, मतलब परिषद को साइड करके परिषद को क्या दरकिनार करते हुए अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। और इस अध्यादेश की जो अवधि होगी, अधिकतम अवधि, वो 6 माह होगी। 6 महीने की अधिकतम अवधि होगी इस परिषद को, जो मतलब इस परिषद को नहीं, इस मतलब गवर्नर वायसराय द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 माह होगी। मतलब वायसराय को अधिक शक्ति दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको पता होगा 1885 में क्या होता है, कांग्रेस का गठन हो जाता है। अब वहाँ से कांग्रेस एक मतलब विधायी संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगता है। तो यहाँ से अब कुछ आपको जो मतलब कानून होंगे उसमें कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी जो इस कांग्रेस का परिणाम होता है, कांग्रेस के गठन का परिणाम होता है, उसकी मांगों का परिणाम होता है। तो हम आगे के अधिनियमों में कुछ अच्छी बातें भी देखेंगे। 1892 का भारत परिषद अधिनियम 1892 के भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में देखते हैं अच्छी चीज़ें। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं उनमें गैर सरकारी सदस्यों को वृद्धि किया जाता है। सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन अभी भी जो सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहता है, सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहता है। गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि की जाती है, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहता है। और विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि होती है। वृद्धि का क्या मतलब है? अब यहाँ से बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से इस बजट को लेकर कार्यपालिका
कार्यपालिका या युग है सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। इस तरह से परिषदों के कार्यों में वृद्धि हो जाती है। बजट पर बहस कर सकते हैं आप, जो परिषद के सदस्य हैं वो बजट पर बहस कर सकते हैं, कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अच्छी बात है जो कांग्रेस के प्रभाव झलकती है इसमें। हालांकि अभी भी बजट पर मतदान का अधिकार परिषदों को नहीं दिया जाता है, मतदान की अनुमति नहीं होती है। और यहाँ से निर्वाचन, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। ये इस अधिनियम के 1892 की परिषद अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि दिख रहा होगा, धीरे धीरे मतलब जनतांत्रिक की तरफ, लोकतांत्रिक की तरफ अग्रसर हो रहा है संवैधानिक विकास। ये कारण है कि मतलब कांग्रेस का अपने अस्तित्व में आना, यही कारण है कि धीरे धीरे जनतांत्रिक की तरफ बढ़ता जा रहा है। आगे हम देखेंगे जो हमारा मेन अधिनियम आगे का है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये अंतिम इंडिया काउंसिल एक्ट होता है। 3 ही इंडिया काउंसिल एक्ट होते हैं, उसमें ये अंतिम होता है। इसे अन्य नाम से जाना जाता है मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार। दोस्तों आपको मार्लो और मार्ले दोनों मिलेगा, तो जो भी हो उसे ध्यान देना। मार्ले मिंटो सुधार या मार्लो मिंटो सुधार। इसमें से मार्ले या मार्लो जो थे ये भारत सचिव थे, भारत सचिव। और मिंटो क्या होते हैं? वायसराय। इन्हीं दोनों के नामों में इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या नाम दिया गया है? मार्ले मिंटो सुधार। आगे देखते हैं इसकी जो आगे की बातें हैं। इसमें क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को मतलब के सदस्यों की संख्याओं का मतलब आकार जो है बहुत बढ़ा दिया जाता है। परिषदों का आकार में काफ़ी वृद्धि होती है। परिषदों के आकार में। इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद होती है उसकी संख्या 16 से 60 कर दी जाती है। 16 से 60 कर दी जाती है। और जो प्रांतों की मतलब विधायी परिषद होती है उसमें संख्या निश्चित नहीं होती, क्योंकि प्रांतों की आकृति के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनमें संख्या कम ज़्यादा रहती थी। हर प्रत्येक प्रांतों में संख्या निश्चित नहीं होती थी। केंद्रीय परिषदों में जो है सरकारी सदस्यों को बहुमत बनाए रखा गया। और जो प्रांतीय सदस्य थे उसमें गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत अलाउ था। गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत अलाउ था, केवल इसमें अनुमति थी। जरूरी नहीं कि गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया ही जाए, मतलब वो प्रांतों के ऊपर था कि वो देंगे, उनसे लड़ाई करके मांगना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसमें और भी जो अच्छी बातें हैं इसकी। इसमें विधि और प्रशासन में दोनों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत है। विधि और प्रशासन दोनों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व। इस अधिनियम में 1909 के अधिनियम ने दोनों में विधि और प्रशासन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के शुरुआत हुआ। और इसके तहत केंद्रीय जो परिषद थी उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का मनोनयन होता है विधि सदस्य के रूप में। विधि सदस्य
के रूप में, तो ये केंद्रीय परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय होते हैं। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे देखते हैं, इसकी जो सबसे बुरी चीज़ होती है क्या होती है? पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन। अब ये बोलोगे ये बुरी कैसे हुई? ये बुरी ऐसे हुई, ये सांप्रदायिक निर्वाचन है। पृथक निर्वाचन जो है सांप्रदायिक निर्वाचन है। निर्वाचन ये हमें आपस में अपने भाइयों से ही बांटती है, अपने मुस्लिम भाइयों से ही बांटती है। क्या करती है? ये मुसलमानों का मतलब जो मुस्लिमों का निर्वाचन होता था, मुस्लिम उम्मीदवारों का निर्वाचन केवल मुस्लिम ही करेंगे। मतलब इस सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा देती है। यहाँ से सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत होता है। क्या होता है? इसमें जो मुस्लिम उम्मीदवार मतलब जो चुनाव लड़ेंगे उनको वोट क्यों देगा? केवल मुस्लिम ही देंगे। ये कारण होता है कर्जन के जो नीति थी, कर्जन का बांटो और राज करो की नीति, ये इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। और इसीलिए इसके लिए जो कौन होता है? लॉर्ड मिंटो जो होता है, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखेंगे इसके बाद 1915 में क्या होता है? गांधी जी का आगमन। गांधी जी अब के जो अधिनियम होंगे उन पर प्रभाव, गांधीयन प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। और क्या होगा? एक बड़ी बात होती है, 20 अगस्त 1917 को जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं? कहते हैं भारत में अब क्रमिक उत्तरदायित्व सरकार का गठन, मतलब क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन होगा। मतलब भारत में अब धीरे धीरे क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा घोषणा किया जाता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 20 अगस्त 1917 को। तो ये सब प्रभाव आगे आपको अधिनियमों में दिखेंगे और गांधीयन प्रभाव भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो अगला जो हमारा मेन अधिनियम है देखने वाला वो क्या है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। पहला भारत शासन अधिनियम कौन होता है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद दूसरा कब आता है? 1919 में। बीच में भारत परिषद अधिनियम आते हैं। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें भी उसी तरह से मॉन्टेग्यू जो होते हैं वो भारत सचिव होते हैं और जो चेम्सफोर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वायसराय होते हैं। लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय, भारत के वायसराय होते हैं। आगे देखते हैं, यह लागू किया जाता है 1921 में। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए बता दिया, 1921 में लागू किया जाता है। इसके जो मेन प्रावधान होते हैं वो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। यहाँ से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। इसका जो सबसे प्रमुख होता है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत का मतलब, यहाँ से जो कार्य होते हैं वो दो सूचियों में विभाजित हो जाते हैं। मतलब जो प्रशासनिक कार्य वगैरह होते हैं वो दो सूचियों में विभाजित हो जाते हैं। एक केंद्रीय सूची प्रशासनिक और विधायी दोनों कार्य, एक राज्य सूची। केंद्रीय सूची को एकात्मक बनाए रखा जाता है, लेकिन राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन की शुरुआत क्या होती है? आरक्षित विषय बनाया जाता है और हस्तांतरित विषय।
हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो होता है इस पर पूर्ण नियंत्रण गवर्नर का होता है, गवर्नर का। और इस पर हस्तांतरित विषय जो होता है वो गवर्नर द्वारा परिषदों को स्थानांतरित किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है और वो इस पर कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और जो मंत्री होते हैं, जो परिषदों के मंत्री होते हैं, वो इनको लागू कराते हैं। और ये परिषद के जो मंत्री होते हैं वो परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि केंद्रीय जो सूची होती है, मतलब केंद्रीय व्यवस्था होती है, वो पहले की तरह केंद्रीय सरकार जो है एकात्मक और केंद्रीकृत होती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रारंभ होता है और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है, राज्यसभा। दोनों में जो बहुसंख्यक सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है। मतलब जो बहुसंख्यक सदस्य होते हैं उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है। इस तरह से प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सांप्रदायिकता का जो आधार होता है वो विस्तृत कर दिया जाता है। सांप्रदायिकता का आधार विस्तृत कर दिया जाता है। विस्तृत का मतलब होता है यूरोपीय आधार पर यूरोपियों को अलग चुनाव व्यवस्था, मतलब यूरोपियों का चुनाव अलग से, उनका चुनाव जो है वो यूरोपीय उम्मीदवारों का चुनाव यूरोपीय करते थे, सिखों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए, अलग अलग से चुनाव, सांप्रदायिक चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ से मतलब सांप्रदायिकता का आधार जो है वो विस्तृत कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर जो है संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर चुनाव, मतलब मतदान करने का जो भी सर्विस होता है वो भी बढ़ाया जाता है। लेकिन ये सीमित मताधिकार प्रदान किया जाता है। मताधिकार का आधार किस पर होता है? मताधिकार का आधार जो होता है वो संपत्ति, शिक्षा और कर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान होता है। इसमें एक ये भी प्रमुख बात होती है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान होता है। इसी के तहत 1926 में क्या किया जाता है? यूपीएससी का गठन किया जाता है, मतलब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1926 में। और इसमें जो एक प्रमुख चीज़ होती है वो होती है एक वैधानिक आयोग का गठन। आयोग के गठन की बात होती है, ये 10 वर्ष बाद इसके गठन की बात होती है। मतलब इसी में रहता है कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा। इसका कार्य क्या होगा? इसी जो 1919 का अधिनियम है इसको रिव्यू करेगी, इसके प्रभावों को रिव्यू करेगा और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और यही आगे चलकर क्या बनता है? आगे एक आयोग का गठन होता है जो 10 वर्ष के पहले ही हो जाता है। नवंबर 1927 में 1927 में ही हो जाता है। 1929 में होने वाला था, 1929 के बाद ही 1927 में हो जाता है, जिसका नाम आप जानते होंगे, साइमन कमीशन, जिसमें सभी जो सदस्य थे, सभी दल, मतलब सभी सदस्य जो थे, इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, जिसके आधार पर विरोध किया गया।
उस विरोध में आप जानते होंगे लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। और इसमें इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे सर साइमन कर रहे थे, सर साइमन। ये जब भारत आए तो इनको काले झंडे दिखाए गए, ये सब हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो यहाँ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। ये देखो 1930 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यही रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें करता है ये ध्यान दे दो। द्वैध शासन की बातें करता है, द्वैध शासन की बातें करता है, और राज्यों में सरकारों का गठन का मतलब राज्यों में सरकारों का विस्तार करता है, राज्यों में सरकारों का विस्तार, राज्य सरकारों के विस्तार की बात करता है, भारतीय संघ की स्थापना की बात करता है, और सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति होती है उसे वैध मानता है। सांप्रदायिक निर्वाचन जो व्यवस्था होती है उसे कहता है ये सही है। और इसी के आधार पर मतलब इसी रिपोर्ट और बातें करने के लिए, इसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, आगे मतलब संवैधानिक रूप देने के लिए या आगे कानूनी रूप देने के लिए 3 सम्मेलनों का आयोजन होता है, जो हम किस नाम से जानते हैं, गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये 1930 से लेकर 32 के बीच में 3 होते हैं। आप जानते होंगे इसमें पहले और तीसरे में कांग्रेस शामिल नहीं होती है, दूसरे में कांग्रेस शामिल होती है, और बाकी सभी जो दल होते हैं सभी अपने अपने दल सहित इसमें शामिल होते हैं, सभी भारतीय दल अन्य। इसी के आधार पर अगस्त 1932 में मतलब गोलमेज सम्मेलन की बात होने के बाद अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है, या वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं क्लीमेंट, वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सांप्रदायिक अवार्ड मतलब करते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा करते हैं अगस्त 1932 में। इस सांप्रदायिक अवार्ड में क्या होता है, जो सांप्रदायिकता होती मतलब सांप्रदायिक चुनाव का आधार होता है वो विस्तृत करके दलितों को भी शामिल किया जाता है। उसमें दलितों के लिए भी सांप्रदायिक चुनाव की बात होती है। इसी दलितों के लिए सांप्रदायिक चुनाव के लिए मतलब हिंदुओं को भी आपस में बांटने की जो नीति होती है, इसी के कारण गांधी जी मतलब दुखित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, और वो उस समय यरोदा जेल में होते हैं। यरोदा जेल में वही अनशन करते हैं। इस अनशन खत्म होता है पूना पैक्ट के द्वारा, पूना पैक्ट, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसी के द्वारा यह अनशन खत्म होता है या किसी बीच होता है गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। तो गांधी और भीमराव अम्बेडकर जो है मतलब भीमराव अम्बेडकर मान जाते हैं कि दलितों के लिए अलग से चुनाव व्यवस्था नहीं होगी, मतलब हिंदू का संयुक्त चुनाव होगा, भारतीय हिंदुओं का संयुक्त चुनाव होगा, इनके लिए अलग चुनावी व्यवस्था नहीं होगी। कुछ आरक्षण की व्यवस्था, उन्होंने आरक्षण की बात हुई लेकिन संयुक्त चुनाव की बात हुई। और यही जो गोलमेज सम्मेलन हुआ और साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, ये आगे अधिनियम की शक्ल में आती है, जिसे हम 1935 के अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम नियम। दोस्तों एक चीज़ देखो, यहाँ मैं भूल रहा था, सांप्रदायिक अवार्ड जो था वो मुझे क्लीमेंट इटली याद रहे थे इसलिए नहीं बताया। सांप्रदायिक अवार्ड का जो मतलब घोषणा करते हैं वो वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड करते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्लीमेंट इटली 1947 के आसपास रहते हैं। आगे देखते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे प्रमुख चीज़ होती है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करता है। अखिल भारतीय
संघ की स्थापना की बात करता है, सबसे प्रमुख बात होती है। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर देता है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करता है। केंद्र में द्वैध शासन। ये सब 1935 का नियम की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं। और संघीय सूची मतलब जो सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन्हें 3 भागों में बांट दिया जाता है। जो भी राजनीतिक कार्य होते हैं उन्हें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया जाता है। संघीय सूची में दोस्तों 59 विषय होता है, और जो राज्य सूची होता है इसमें 54 विषय होता है, और जो समवर्ती सूची होता है इसमें 36 होता है। और इसके बाद जो इसका अवशिष्ट विषय होता है, मतलब जो इन सूचियों में शामिल नहीं होता है, जो भी कार्य वो गवर्नर जनरल करेगा, मतलब वो किसके अंडर में होगा, और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके अंडर में होंगी, गवर्नर जनरल के अंडर में, मतलब वायसराय। उस समय वायसराय नाम से जाना जाता था। और यहाँ से प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब ये जो सूचियाँ बनाई गई हैं, अब राज्य सूची पे कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। तो यहाँ से मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो रही है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है इस एक्ट के थ्रू। और जो इस एक्ट में मेन चीज़ होती है वो रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना। इसका कार्य क्या था, भारतीय मुद्रा और साख को नियंत्रित करना। भारतीय मुद्रा और साख को नियंत्रित करना, रिजर्व बैंक की स्थापना। और इसी में संघीय न्यायालय की स्थापना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात होती है, जो जिसका स्थापना कब होती है, 1937 में। 1937 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, जो आगे चलकर हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं और प्रमुख अधिनियम जो हमें ध्यान देने की बात है, और जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश ताज द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए अंतिम अधिनियम होता है, वो होता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें ये नाम से ही आपको सबसे पहले पता चल रहा होगा कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या क्या होगा फिर। इसके बीच की कुछ घटनाओं को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान दे देते हैं। जहाँ से क्वेश्चन भी आता है तो थोड़े इसके पहले ही मुझे बताना चाहिए था, थोड़ा स्किप कर गया, तो यहाँ बता देते हैं। फिर उसके बाद इसके बारे में देखेंगे। तो 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो हैं, ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ब्रिटिश शासन जो होगा, शासन समाप्त, मतलब भारत को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। क्लीमेंट एटली क्या कहते हैं, 30 जून 1948 को। और इसी बीच में क्या होता है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो तत्कालीन वायसराय होते हैं, वो ये एक योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना, जिसमें भारत के विभाजन की बात होती है। भारत के विभाजन को स्वीकार किया जाता है, विभाजन स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ माउंटबेटन ये भी घोषणा करते हैं सरकार की तरफ से
मतलब ब्रिटिश प्रतिनिधित्व के रूप में ये भी घोषणा करते हैं, जो मतलब अपना जो भी भारत स्वतंत्र करने का जो आदेश होता है उसे दोहराते हैं। तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 को ही भारत का विभाजन हो जाता है। और भारत, पाकिस्तान और इंडिया, भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य की उत्पत्ति होती है। ये संप्रभु भी होते हैं अपने आप में। इनमें अब हम लौट के चलते हैं अपने अधिनियम के पास। अधिनियम के थ्रू इसे लीगल बनाया जाता है। अधिनियम में क्या क्या होता है अब वहाँ पे हम पहुँचते हैं। 15 अगस्त 1947 को इस अधिनियम के थ्रू ही 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र एवं स्वायत्त डोमिनियन राज्यों का उदय होता है। ये संप्रभु भी होते हैं अपने आप में, भारत और पाकिस्तान। इसी अधिनियम में कहा जाता है इन दोनों के लिए एक गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है दोनों राज्यों के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए, जिसकी जो नियुक्ति होती है वहाँ के दोनों राज्यों के कैबिनेट के सुझाव पर ब्रिटिश ताज द्वारा इसकी नियुक्ति होनी है। नियुक्ति संप्रभु है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? ब्रिटिश ताज कर रहा है। लेकिन वो अपने मन से नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ की जो कैबिनेट होगी उसके सुझाव पर करेगा। दोनों डोमिनियन गणराज्यों के दोनों डोमिनियन राज्यों के कैबिनेट के सुझाव पर करेगा। आगे देखते हैं और आगे क्या होगा। ब्रिटिश ताज से जो भारत का ब्रिटिश ताज को प्रदान किया गया 1858 के जो एक्ट द्वारा ब्रिटिश ताज को प्रदान किया गया था, भारत का सम्राट ये पदवी जो है, सम्राट जो पदवी है इसे समाप्त कर दिया गया। और क्या होगा, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद समाप्त करके जो इसकी शक्तियां हैं, इसकी शक्तियां का किसको ट्रांसफर कर दिया गया? राष्ट्रमंडल मामलों के जो राज्य सचिव हैं उनको। राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव इसकी संपूर्ण शक्तियां किसको ट्रांसफर कर दी गई? राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को ट्रांसफर कर दी गई। अब यहाँ से भारत स्वतंत्र हो गया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं संविधान सभा के बारे में, क्योंकि अगले हमारा जो पॉलिटी के ऊपर अगला वीडियो जो हमारा आएगा उस पर हम सीधा थोड़ा सा संघराज्य क्षेत्र के बारे में और नागरिकता के बारे में एक साथ देख लेंगे। उसके बाद हमारा वीडियो आएगा सीधा मूल अधिकार पर। तो देख लेते हैं इसमें संविधान सभा का। वीडियो वैसे लंबा हो रहा है दोस्तों। संविधान सभा ये इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्किप करना भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आगे देखते हैं संविधान सभा। इसका गठन जो होता है कैबिनेट मिशन के गठन, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर कब किया जाता है? 1946 में। 1946 में गठन किया जाता है। इसमें कुल जो सदस्य संख्या जो सदस्य होंगे कुल उनका जो 389 बताया जाता है कि टोटल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत
और 93 सदस्य जो होंगे वो कहाँ से होंगे? देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। इसमें भी 296 जो सदस्य ब्रिटिश भारत से होने हैं, इन्हें भी बांटा गया था। 292 होंगे, 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292, और जो शेष 4 हैं, ये 4 जो आयुक्त प्रांत थे, मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, मुख्य आयुक्तों के जो राज्य थे, उनसे प्रत्येक में से एक 4 सदस्यों की नियुक्ति होनी थी। आगे देखते हैं इसकी पहली बैठक जो होती है। पहली बैठक ये कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। पहली बैठक का सबसे प्रमुख जो कार्य होता है, इसमें एक अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इनका मेन कार्य क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव। आपको पता होगा अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना जाता है? राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, अब इनकी कुछ समितियों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। समितियाँ और इधर अध्यक्ष देखेंगे। तो सबसे प्रमुख जो समिति है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद होती है संघ शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो संघीय संविधान समिति होती है, संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं। डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, इसके बाद आते हैं प्रांतीय, जो भारत के प्रमुख समिति होती है, वो प्रांतीय संविधान समिति होती है। प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं प्रांतीय संविधान समिति की। और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित समिति, इन सब के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होते हैं इसके अध्यक्ष। उसके बाद आता है, जो प्रमुख आता है, वो क्या है? प्रक्रिया नियम समिति। इसके होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रक्रिया नियम समिति के। और जो संचालन समिति होती है, संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होते हैं।
आगे हम देख लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं। और प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। अन्य सदस्यों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। N. गोपालस्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगार। और कौन होते हैं? K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। और कौन होते हैं? मोहम्मद सादुल्ला खां, मोहम्मद सादुल्ला खां। और कौन होते हैं? अल्लादी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद आते हैं T.T. कृष्णमाचारी, T.T. कृष्णमाचारी। ये जो T.T. कृष्णमाचारी होते हैं ये D.P. खेतान की मृत्यु पर 1948 में नियुक्त होते हैं। D.P. खेतान की मृत्यु पर ये कृष्ण स्वामी मतलब उनके स्थान पर आते हैं। D.P. खेतान की जब मृत्यु होती है 1948 में तो इनकी नियुक्ति होती है T.T. कृष्णमाचारी की। और जो सदस्य होते हैं वो A. माधव होते हैं। ये माधव जो होते हैं ये B.L. मित्र के स्थान पर आते हैं। B.L. मित्र जो स्वास्थ्य के कारणों से मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है इसलिए ये परित्याग कर देते हैं तो उनके स्थान पर आते हैं A.L. माधव। ये प्रारूप समिति के सभी सदस्य हो गए। आगे हम देखेंगे आगे कुछ थोड़ा और देख लेते हैं। 4 नवंबर 1948 को संविधान 4 नवंबर 1948 को संविधान में अंतिम प्रारूप पेश होता है। संविधान सभा में अंतिम प्रारूप पेश होता है। और पेश कौन करता है? डॉक्टर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर अम्बेडकर 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश करते हैं। इसके बाद इस पर लंबा बहस चलता है, कई चरणों में बहस होता है। इस पर बहुत सारे संशोधन आते हैं, हजारों संशोधन आते हैं। कईयों को माना जाता है, कईयों को नकारा जाता है। और अंतिम रूप से यहीं पर एक चीज़ और, 4 नवंबर 1948 को ही पहली बार संविधान पढ़ा भी गया था। जब पहली बार पेश किया गया प्रारूप तो उसी समय पहली बार संविधान पढ़ा गया डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। और इसके बाद सभी सुझावों को मानने नकारने के बाद लगभग 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है। अंगीकृत और आत्मार्पित मतलब अपनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया जाता है। किस रूप में अपनाया जाता है? 395 अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद होता है, 8 अनुसूचियाँ होता है और एक प्रस्तावना होता है। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियों और एक प्रस्तावना के रूप में संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। और यह पूर्णतः लागू होता है
कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू। ये लागू इसलिए करते हैं इस समय क्योंकि 26 जनवरी 1930 के आसपास स्वाधीनता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, इसलिए स्वराज दिवस, स्वाधीनता दिवस नहीं, स्वराज दिवस मनाया गया था। इसलिए उसी को लगातार लागू करते रहने के लिए, मतलब उसे लगातार मनाया जाता था 26 जनवरी को, तो इसीलिए उसी को लगातार लागू करने के लिए उसे गणतंत्र दिवस के रूप में आगे मनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस तरह से संविधान को पूरा बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए, ग्रेट राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाने के लिए, ग्रेट संवैधानिक की भूमिका निभाने के लिए, ग्रेट लेखक की भूमिका निभाने के लिए B.R. अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। मनु को माना जाता है भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो कल्चर है, उसके शिल्पकार थे मनु। भारतीय सभ्यता के शिल्पकार थे मनु, इसलिए एक नए सभ्यता के शिल्पकार होने के नाते B.R. अम्बेडकर साहब को आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, इस तरह से हमारा वीडियो पूरा हुआ। अगले वीडियो में मेरा जो अगला लेक्चर आएगा वो हिस्ट्री पर आएगा, उसमें मुगल साम्राज्य के बारे में होगा, तो आप उसे भी वॉच करना दोस्तों। और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। और अपने तैयारी और अपने किताबों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।